A very good morning to all of you guys. Myself Arvind Yadav, your mentor of current affair and static GS, and I have brought to some questions that can you be use of you if you are preparing UPSC, MPPSC, NTPC, CBT, BPSC, and Vyapak Sub Engineer, UPTET or and etc. And this question is a very state level examination. So let's begin with video. But before that, I repeat two things. First, if you want to download the PDF, and go to our Telegram channel. And second things, if you want, today we are going to some interesting topics. So let's begin. Start the lecture. About myself, I am Arvind Yadav, and this is my contact number, and this is my Insta ID. If you any query, kindly contact us. So let we start the question. Which railway station has been renamed in Virangana Lakshmi railway station and Uttar Pradesh government has recently? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झांसी। तो झांसी की बात करते हैं तो झांसी वीरांगना लक्ष्मी स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। और ये किसने चेंज किया? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। वहीं बात करते हैं कि कुछ और नाम चेंज, जैसे बनारस के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। वहीं इलाहाबाद के स्टेशन का नाम प्रयागराज। उसके बाद भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसके अलावा अलीगढ़, जैसे कि ऑप्शन में दिया है आगरा के बारे में हम बात करते हैं तो आगरा में आगरा फोर्ट है। उसके अलावा लाल किला है। उसके अलावा ताजमहल है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिपुर कर दिया गया है। वहीं झांसी का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झांसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड बात करते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम्ड द जवाहरलाल नेहरू रोड इन नरेंद्र मोदी मार्ग? तो जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। यह किस स्टेट में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। और इसके किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद ने। और ये कहाँ से है? तो काबी लुमचोई से कांचीरंग घर और 310 किलोमीटर है। और इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर नाथुला दर्रा पाया जाता है। उसके बाद सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह। सिक्किम के सीएम की बात करें तो वहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। और वहाँ पर वाईचुक भूटिया स्टेडियम, जो कि वाईचुक भूटिया स्टेडियम है। इसके अलावा भारत के हरित सौर दहन सिक्किम में है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है। उसके अलावा सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह लगान। और उसके अलावा हम बात करें भारतीय हरित सौर दहन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम में। हरित सौर दहन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो सिक्किम में है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आते हैं कि who has been appointed a new brand ambassador of United Nations conference department recently? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुपम राय। तो अनुपम राय कौन है? तो ये भारत के वरिष्ठ राजनयिक 1994 बैच के IAS हैं। इसके अलावा इससे पहले इस संयुक्त यूनाइटेड नेशन के कौन थे? तो रे पंकज शर्मा थे। अब उन्हें मैक्सिको का ब्रांड न्यू एम्बेसडर बना दिया गया है। भारत और कुछ और नियुक्तियों की बात करें, जैसे भारतीय मूल के ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल हैं। वहीं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनाए गए हैं संबित पात्रा को। उसके अलावा नेशनल एसेट
रिड्यूस नेशनल एसेट रिड्यूस के बनाए गए हैं प्रदीप शाह। और इस तरह से बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बने। तो टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। और मोहम्मद शमी 50 टेस्ट खेल चुके हैं। उसके अलावा 200 से ज़्यादा 200 विकेट ले चुके हैं और भारत के 11वें प्लेयर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड किताब की, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर जर्नी। तो ये एक बुक किसने लिखी है, तो प्रदीपा पत्रिका ने लिखी है, प्रदीपा पत्रिका नामक ने लिखी है। उसके अलावा हम क्रिकेट की और बात करें जैसे SIJ मेडल किसे दिया गया है, तो ये सुनील गावस्कर को दिया गया है। उसके अलावा वुमेन क्रिकेट प्लेयर GUVI के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो स्मृति मंधाना को बनाया गया है। स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को इक्विटेस बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं बात करते हैं कि अग्रदराज क्रिकेट अगर हम बात करें सबसे उम्रदराज क्रिकेट प्लेयर की अभी हाल ही में डेथ हुई है तो कौन थे, तो उनका नाम था एलिस एसे, जो सबसे उम्रदराज प्लेयर थे जो क्रिकेट में अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ है। तो उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द 5-year प्लान बिकम द सेंटर टू वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। तो वह कौन सा देश है जिसने भारत की 5 वर्षीय योजना शुरुआत की रोबोटिक्स के नवाचार के लिए, तो इसका ऐसा करने वाला देश चीन है। और चीन के बारे में चीन का टारगेट 2025 तक ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाना है। और अगर चीन के रोबोटिक्स की बात करें तो चीन 2020 से 2025 तक चीन अपने 20% वृद्धि कर रहा है, वहीं 15% औसत वृद्धि है चीन की। और टोटल वर्ल्ड वाइड अगर मार्केट की बात करें तो 100 अरब युआन चीन की करेंसी होती है युआन, 100 युआन तक का ये मार्केट क्रिएट करना चाह रहा है। वहीं बाजार पूंजीकरण कंपनी, अगर हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो जैसे बाजार पूंजीकरण कंपनी की मूल्यवान कंपनी कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट है। उसके अलावा 2025 तक दुनिया का तैरता हुआ शहर कौन होगा, किस देश में बनेगा, तो साउथ अफ्रीका में बनेगा। वहीं बात करें स्पेस एजेंसी ने कौन सी स्पेस एजेंसी ने DART मिशन किया है, तो इस मिशन को किया था नासा ने। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वैसे ही भारत की इसरो है। भारत की इसरो, अमेरिका की नासा और नासा स्पेस एजेंसियां हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में भारतीय अखिल समन्वित अनुसंधान परियोजना की निरीक्षण, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो केरला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को दिया गया था। और कृषि से रिलेटेड जैसे हम बात करें तो ये स्कीम किसने जारी की, तो NCBA ने। और इस ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसके अलावा भी हम बात करें कुछ और पुरस्कारों की, जैसे बेस्ट वुमेन एथलीट अवार्ड किसे दिया गया, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को बेस्ट एथलीट अवार्ड दिया गया। वहीं इसका बेस्ट प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड किसे दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया। उसके अलावा हम और क्वेश्चनों की बात करें जैसे यंग जियोथेटिकल साइंस अवार्ड किसे दिया गया, तो इसको दिया गया रूपेश गोयल को। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर ईडा यस
डायरेक्टर स्कूडर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अजीम प्रेम जी को दिया गया। अजीम प्रेम जी कौन है? तो अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं और ये 14वें दानवीर व्यक्ति हैं, और सदी के सबसे दानवीर व्यक्ति की बात करें तो रतन टाटा हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्वालिफाइड एट टू डिफरेंट इवेंट। टू डिफरेंट इवेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैज़ ए विंटर ओलंपिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने 4 फरवरी को होने वाले में 2 जगह क्वालिफाई किया है। वहीं बात करें कुछ और अवार्डों की, जैसे वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचरर अवार्ड, ये कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड में होगा। उसके अलावा हम बात करें बीबीसी, उसके अलावा भी हम बात करें जैसे तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया? तो एमा रादुकम्मा को दिया गया। उसके अलावा एमा रादुकम्मा को ये बीबीसी स्पोर्टमैन अवार्ड दिया गया। वहीं अर्जेंटीना को हराकर जूनियर हॉकी 2021 में फाइनल में कौन सी कंट्री गई है? तो वो जर्मनी गई है। भारत का पहला योगासन चैंपियन कहाँ पर हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। अब बात करते हैं एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी को। बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा 1949 को बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1940 बन के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा हम बात करते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके अलावा बात करें संविधान जब बना था तो उसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल थे, और उसके अलावा 22 पार्ट थे। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो 448, उसके बाद 12 पार्ट, उसके बाद 25 चैप्टर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कार जारी हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा जो कि हिंदी से थे और 2021 में इन्हें दिया गया। उसके अलावा तांबे के, और इस पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो एक तांबे का प्लेट दिया जाता है, उसके अलावा 1 साल दी जाती है और 1 लाख रुपए दिया जाता है। और वहीं इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है नमिता गोखले को इंग्लिश में दिया गया। वहीं हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। उसके अलावा अगर 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो अनामिका को दिया गया था। उसके अलावा इंटरनेशनल डबलिन वेटरिटा लुचेलो को दिया गया था। उसके अलावा जैसे पुरस्कार की बात करें, जैसे 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार वलेरिया ल्यूसली को दिया गया था। उसके अलावा साहित्य में लिटरेचर में नोबेल प्राइज पाने वाले लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरहेक को साहित्य में उन्हें दिया गया नोबेल प्राइज साहित्य लिटरेचर में 2021 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में भारतीय सेना में किस राज्य में क्वांटम कार्यालय की स्थापना की गई? तो ये मध्य प्रदेश में की गई। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल, यहाँ का हाई कोर्ट है जबलपुर, यहाँ पर सबसे क्लीन सिटी है इंदौर, और यहाँ का 9वां क्लीन सिटी है खरगोन। और उसके बाद मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो दूसरी आती है, उसके बाद नर्मदा, तापी। उसके अलावा हम कुछ यहाँ के जियोग्राफिकल फीचर की बात करें, जैसे यहाँ पर नर्मदा ताप्ती नदियाँ बहती है। ताप्ती नदी मुल्ताई जो बैतूल से निकलती है। वहीं बालाघाट की बात करें तो वेनगंगा नदी बहती है। इसके अलावा यहाँ के हेरिटेज की बात करें, जैसे सांची हेरिटेज की बात करें, उसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं, उसके अलावा जबलपुर की यूनेस्को साइटों जैसे बैदा घाट, लमेटा घाट और फेमस हैं वहाँ। उसके अलावा
नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी पाया जाता है। वहीं पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी में हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है और सांची स्तूप भी स्थित है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की और बातें करें तो यहाँ चंदेल शासक जो कि ओरछा जगहों पर पाए जाते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की मिलिट्री कॉलेज जो कि क्वांटम है, वहीं पर ये मध्य प्रदेश स्थापित किया गया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन था। उसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला कहाँ लगा था, तो मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में लगा था। ग्वालियर फेमस है सिंधिया साम्राज्य के लिए। वहीं विश्व तानसेन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर मध्य प्रदेश है। उसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में जलगांव केला और यहाँ का जीआई टैग है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची और वहाँ के हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। और इस तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक को ग्रीन फील्ड डिपॉजिट द्वारा घोषणा की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस बैंक। अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक 1921 में इम्पेरिकल बैंक था। उसको 1 जुलाई 1955 को इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। वहीं पंजाब नेशनल बैंक जो एक ओल्ड बैंक है, उसके अलावा एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हाल ही में किसके द्वारा आईआईटी कानपुर ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल लॉन्च किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी कौन है, तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वहीं राजनाथ सिंह की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो कि तो हम आज के लेक्चर में 2 फैक्टों के बारे में बात करेंगे, 2 चीज़ों के बारे में कवर करेंगे, कोर 80 सेक्टर और कोप 26। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कोर 8 सेक्टर क्या है, तो कोर 8 सेक्टर जो कि हमारे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, इन सब की जो 8 सेक्टर है तो उसकी बात करता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें क्या रेशियो और कैसा प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोर 8 सेक्टर का उत्पादन नवंबर के 8 महीनों में सबसे धीमी 3.1 गति से बढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को संकेतित करता है। अगर मतलब जो हमारे कोर 8 सेक्टर हैं उसमें बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। उसके अलावा कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि आई है और कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर देखा जाए तो बाकी में थोड़ा वृद्धि हुआ, लेकिन उतना एक बेस्ट तरीके से नहीं वृद्धि हुआ है। उसके अलावा कोर 8 सेक्टर क्या है, जो हम ऑलरेडी बताए थे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पादक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये हमारे कोर 8 सेक्टर हैं। हम बात करते हैं कोर 8 से औद्योगिक सूचकांक क्या है, तो आईआईएफ एक संगठन इंडिकेशन है जिसके निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादकों की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। उसके अलावा सांख्यिकी संगठन सीएसओ और मंत्रालय के रूप में प्रकाशित करता है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत समूहों को विकास दर को मापता है। उसके बाद व्यापक क्षेत्र और खनन निर्मित बिजली बनाता है और आईएएफ के रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 के रिपोर्ट के आधार पर बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 यानी कोप 26 की बात करते हैं। कोप 26 कहाँ हुआ, तो ग्लासगो में हुआ और ग्लासगो कहाँ है, तो फ्रांस में है। फ्रांस के तो इसके अलावा हम इसकी बात करते हैं। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और भारतीय सशस्त्र बलों की आधुनिकता के बारे में तैयार किया गया था। और ये डीआरडीओ हमारे डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाता है और मिसाइल
और सेना को सपोर्ट करता है। तो डीआरडीओ ने अपने 64 वहीं अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, सावित्रीबाई फुले की। तो सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी 2022 को प्रख्यात समाजसेवी और भारत की महिला शिक्षा प्रबल समाजसेवी सावित्रीबाई फुले को देश भर में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा इनका जन्म महाराष्ट्र के नायगांव सतारा जिले में हुआ था। इसके अलावा इनका प्रारंभिक नारीवादियों में हुआ था। इनके पति ज्योतिबाबाई फुले थे और इनकी शादी 9 साल में हो गई थी और ये समाज से बहिष्कृत थी और इन्हें समाज में और एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए इन्हें जाना जाता है। तो सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में और 1848 में इन्हें देश के लड़कियों के पूरे भिंडेवाला विद्यालय की शुरुआत की थी। तो एक समाजसेवी थी और इनके बारे में जानना चाहिए। अब आते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ है। तो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क शंघाई चाइना में। चीन ने आर्टिफिशियल सन भी बना लिया है। उसके अलावा सबसे हाईएस्ट डैम भी चाइना ने क्रिएट किया है। तो इससे चीन अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब हम बात करते हैं COP26 की। तो COP26 जो जलवायु समानता की आवश्यकता। तो जलवायु हमें क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था, ये जो कि भारत के प्रधानमंत्री ग्लासगो की जलवायु परिवर्तन COP26 सम्मेलन में संबोधित किया। वहीं जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण घोषणाएं और दुनिया के विकासशील देशों की तरफ आवाज़ भी उठाई गई। तो COP26 सम्मेलन जो ग्लासगो शहर में हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इन्हें इसे यहाँ संबोधित किया और देश के तमाम कार्बन इमिशन और जलवायु परिवर्तन से हो रहे मुद्दों के बारे में बात की। और बात करते हैं कि COP26 में भारत की तरफ से किया गया अपने प्रयासों के प्रतिबद्ध है। तो COP26 में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन यानी 50 गीगावाट तक ले जाएगा। उसके अलावा 2030 तक भारत ने 50% आवश्यकताओं को अच्छे ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। भारत 2030 तक कार्बन की तीव्रता 45% से अधिक की कमी करता है। उसके अलावा 2030 तक भारत अनुमानित कार्बन को 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। उसके बाद 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यानी 2070 तक भारत 100% कार्बन इमिशन करना बंद कर देगा। वहीं 2030 तक 50% अपना कार्बन इमिशन कंप्लीट करना बंद कर देगा। तो ये भारत की तरफ से था। उसके बाद भारत COP26 की बात करें तो वैश्विक सुधार UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एक अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिबद्धों को 26 से 28 बिलियन टन का सुधार हुआ है, जो कि मतलब सम्मेलन से हमारे इतने मिलियन का जो कि देशों में अपनी प्रतिबद्धताओं को और कमियों को देखा इसके लिए। उसके अलावा 2015 में संयंत्रों की मांग घटी है और 25% से अधिक हुआ है। देश में शुद्ध प्रतिबद्धताओं को बढ़ाया गया है। भारत सहित 84 शुद्ध लक्षणों की प्राप्ति को प्रतिबद्ध दिखाया गया है। अब और COP26 के बात करें तो यहाँ पर 5 सूत्री कार्य योजना की बात की गई है। उसके अलावा 2070 तक कार्बन की तटस्थता की स्थिति कही है। 2030 तक भारत ने 50% और 2070 तक 100% कार्बन खत्म करने की बात कही है। उसके अलावा भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक होने के नाते भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक चौथा सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक है। उन देशों को शुद्ध युक्त लक्षण घोषणा करने के लिए काफ़ी दबाव दिया जा रहा था। भारत ने इसे ध्यान में रखते हुए उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य की घोषणा की और 2070 तक लक्ष्य नहीं इसे दुनिया पर जोर दिया। लेकिन पेरिस समझौते में बुनियादी विकास की स्वतंत्रता को बात की। पेरिस समझौता कब हुआ था तो 2015 में हुआ था और इस समझौते में बात की गई थी। उसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के जिला सुशासन सूचकांक जारी हुआ है। तो केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही जो कि जम्मू कश्मीर में जिला सूचकांक विकास विकसित किया गया। इसमें जिला की मानव विकास, संसाधन, सार्वजनिक व्यवस्था, सैनिटेशन सिस्टम और प्रतिबंध और वाणिज्यिक इन सब चीज़ों को बात की गई है। इसके 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लक्षणों, अलग अलग कंडीशनों को फॉलो करते हुए ये सूचकांक इंडेक्स बनाए गए हैं।
उसके अलावा हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं हम स्टैटिक जीएस, और स्टैटिक जीएस में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे जो हमारे स्टेट पीसीएस और अच्छे कंपटीशन में डायरेक्टली आस्क किए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं द इक्लिप्स ऑफ सन। तो सन इक्लिप्स कब होता है? जब मून कम बिफोर द सन एंड अर्थ। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, जैसे 3 है, ठीक। तो यहाँ सन हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गई और यहाँ पे मून हो गया। तो जब दोनों के बीच में मून आ जाता है तो इक्लिप्स, मून इक्लिप्स होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ड्यूरिंग द वेनस ट्रांजिट एंड प्लानट अपीयर इन द टीनी ब्लैंकेट एंड सर्कल इन सन इज ब्लैंकेट, कलर इज सन इज बिकॉज द प्लानट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्स्टेकल लाइट a black color was a visible due to ray from the sun behave a black hole during the transit। तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ इज डज नॉट मूव अलॉन्ग द ऑर्बिट इन कांस्टेंट रेट, अर्थ मूव द फास्टेस्ट इन पेरिहेलियन एंड द स्लोवेस्ट एट एफिलियन। प्रीहिलियन और एफिलियन का मॉडल किसने और इसने क्या दिया था? तो ये मॉडल करेक्ट होता है केपलन सेकेंड लॉ है। अब बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड एक्सीलरेशन होता है। उसके बाद ओम लॉ क्या होता है? तो ओम लॉ V इक्वल टू आई ए होता है। ओम लॉ करंट में दिया जाता है। उसके अलावा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है? तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल F इक्वल टू G इक्वल टू m1m2 अपॉन r स्क्वायर। दो पिंडों के बीच में दूरी और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को जैसे, तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स होता है। और ग्रेविटी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और इसके अलावा अलग दो मासों के बीच में तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वहीं ओम लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू m ए होता है। तो हमारा इस आंसर का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केपलर लॉ ऑफ सेकंड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी। और तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्गॉन हुआ था 1779 में। ट्रीटी ऑफ वर्गॉन हुआ था। ट्रीटी ऑफ, तो हम बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ सूरत और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्गॉन 1779 में होता है। ट्रीटी ऑफ साराभाई 1782 में हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर 14 में हुआ था। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट इन मेथड। तो इसका करेक्ट मेथड है रोजी वे विद जेट स्टीम। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। और जो जेट स्टीम फ्लो होती है, मतलब जाती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है और हाई विंड स्पीड के साथ मूवमेंट करती हैं। तो पहला ये आंसर करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के समताप मंडल के बारे में क्या बात करते हैं? तो टेम्परेचर ये टॉप इन द लोवेस्ट ओवर एंड इक्वेटर एंड रिलेटिवली हायर देन द पोल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेसाल्ट का करेक्ट आंसर होता है स्केडेड, कोल का करेक्ट होता है डायमंड, और लाइमस्टोन का होता है मार्बल, और स्लेट का हो जाता है स्लेट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बनता है पहला का दूसरा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और कोल और डायमंड, डायमंड कार्बन का एक अप्रूव्ड है, और कार्बन C16 जैसे बकी वाले होता है उसी तरह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विच इज द फॉलोइंग करेक्ट मैच है। द फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड फादर ऑफ पुलिस सर्विस इन लॉर्ड क्लाइव रंग, और फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वारेन हेस्टिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड। लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बात करते हैं कि वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिंटन, विडो मैरिज लॉर्ड कैनिंग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजिली। अब बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया। तो लॉर्ड लिंटन के समय आता है 1878 में आया था। वहीं विडो मैरिज एक्ट की बात करें तो विडो मैरिज एक्ट आया था 1856 में। उसके अलावा लॉर्ड लिंटन के समय आता है 1878 में। उसके बाद लॉर्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD लॉर्ड डलहौजी ने 1853 के समथिंग, 53 के समथिंग लाया था। डेट इज आई थिंक इज समथिंग मिसिंग। तो उसी के समथिंग लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी ने
ने रुड़की कॉलेज की भी स्थापना की। उसके बाद भारत में रेलवे लाने वाला व्यक्ति था। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग से पहले ये भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और भारत का पहला लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के लॉ सिस्टम आईपीसी सीआरपीसी धारा ही लाया था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और तो हमारा करेक्ट आंसर तो पहला का थर्ड। तो उसके बाद विडो मैरिज फोर्थ, उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। तो आते हैं पहला का थर्ड, उसके बाद दूसरा का फोर्थ और फिर पब्लिक दो, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस तरह से। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो ये है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट इन परमानेंट सेटलमेंट? तो इट इज इम्प्लीमेंटेड, नहीं है, नॉट ए परमानेंट स्टेटमेंट। विच इम्प्लीमेंटेड बंगाल बिहार एंड उड़ीसा? एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज ए 3 parties वाइज गवर्नर जमींदार एंड रॉयट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। एंड लैंड रेवेन्यू इन परमानेंट फिक्स, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी कलेक्ट इन 4 crore rupees, it is a wrong. So option D is correct answer. Which one of the following statement is correct about the fourth Anglo-Mysore war? The Tipu Sultan is killed by battlefield, or a subsidiary alliance is concluded with the farmer of Raja Mysore. Rule of Tipu is successor ended. Mysore is completed amalgamated in British Empire. तो इसका नॉट करेक्ट है, तो पहला सही है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस कंडक्टेड, ये भी सही है। रूल ऑफ टीपू सक्सेसर इंडेड, ये भी सही है। मैसूर इज कम्प्लीटली एमलगेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस इन लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑर्डर ऑफ टर्म एंड नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ड। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली स्पेनिश लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद चाइना, उसके बाद हिंदी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गल्फ ऑफ कैप्टिरिया, ये गलत है, ये थाईलैंड में होता है। उसके बाद गल्फ ऑफ सिद्रा लीबिया, ये सही है। उसके बाद गल्फ ऑफ पो, ये भी गलत है। उसके बाद गल्फ ऑफ टोकी, ये भी रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर इज रीजनेबल एंड रैपिड ग्रोथ इन शुगर कंडक्टेड इन द फॉलोइंग? तो पहला ऑप्शन हायर पर एकड़ इज शुगर कैन करेक्ट। दूसरा हायर सुक्रोज इज कंटेंट ऑफ शुगर कैन आल्सो करेक्ट। एंड लोअर वाटर लेवल इज आल्सो करेक्ट। और लॉन्गर क्रशिंग पीरियड तो गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं कि अम्लागेसिया बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट। तो अम्लागेसिया डिबू साइकोडा दिहोंग डोबरा और नौरका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए मैच द कॉलम के लिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गोल्डन क्वाड्रेटर प्रोजेक्ट क्या है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवे ज्वाइनिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिस्टम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। 4 मेट्रोपॉलिटन कौन है? तो चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को आपस में एक स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। और ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी को गोल्डन क्वाड्रेटर में जोड़ा जाता है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंबल और लिस्ट 1 और लिस्ट बी की बात करते हैं। तो चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। और चंबल, नर्मदा और मानस, ब्रह्मपुत्रा, तो इसका करेक्ट आंसर ये चंबल भी नर्मदा की नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ओनली थर्ड हो जाता है, यानी ओनली थर्ड करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, यानी रतौंधी रोग कैसे होता है? तो विटामिन बी यानी बेरी बेरी कमी से। रिकेट्स रोग कैसे होता है? तो रिकेट्स सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, स्कर्वी क्या होता है? तो आंवले मुरब्बे की कमी से विटामिन सी होता है। बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग और बेरी विटामिन बी से होता है। और
तो इसका करेक्ट आंसर है ए का 4th। और इसके अलावा 1 2 3 सही है। तो इसका आंसर करेक्ट सी है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस रात एक की कमी से होता है। उसके अलावा बेरी बेरी बी से, और स्कर्वी सी से होता है, और रिकेट्स डी से होता है। इसमें कार्बन डी में कार्बन की डिफिशियंसी कम होती है। उसके अलावा सी में आंवला और एसिडिक चीज़ें खाने से इसकी कमी दूर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लिंगमेंट, टेंडन, एरियल टिश्यू और एडिप्टल टिश्यू की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कॉलम ए से कॉलम बीच मैच करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जैसे एंथ्रेस डिफेक्टिव जेन, एंथ्रेस क्या है, एंथ्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम एंथ्रेस, थैलेमेसिया, सरोजेंसी, ट्रांजिटे। तो जैसे एंथ्रेस है, तो ये एंथ्रेस क्या है, एक टॉक्सिक यूज करते हैं। उसके बाद थैलेमेसिया क्या है, तो थैलेमेसिया एक एडीजी ड्यू टू ए डिफेक्टिव जीन्स। और उसके बाद सरोजेनेसी क्या है, तो बोम रेंटिंग करते हैं। उसके अलावा ट्रांजेंसिट वीफेयर क्या है, तो 4th होता है। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ए फॉलोइंग करेक्ट मैच है। तो डिप्थिया, फिनोमेटिया, लिपोक्रेसी इज हेरेडिटरी। तो ऑप्शन ए इज 1 इज करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मलेरिया, पॉलीट्राइटस, उसके बाद ट्यूबरोक्लोसिस, और उसके बाद रिंगवार। तो इसका जैसे पहले का मैच करते हैं रिंगवार फंगी, ये करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा तो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं 2, और 2 ऑप्शनों को हम करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, तो ट्यूबरोक्लोसिस एक बैक्टीरिया है। और उसके बाद बैक्टीरिया के बाद हमें बचता है मलेरिया। अब मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोवन के होता है, जो कि मादा एनफ्लिज प्रोटोजोआ से आता है। उसके बाद प्लोमेटाइसिस वायरस कहते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। और तो आई थिंक ओके, एंड here I would like to end this session, and thank you so much guys and watching this video. If you like useful and video is don't forget like, share, subscribe, and again I say thank you so much and have a nice day.